ये जो सडन डेथ हो रही है, अचानक से लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, ये क्या रीज़न है? इसके एक तो कारण होता है जेनेटिक होता है, जो तो मदर फादर में अगर कोई हिस्ट्री होती है तो बच्चों को भी हो सकता है। अरेस्ट भी हेरिडिटी से आता है? बिल्कुल बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि लगभग हर घर में डायबिटीज़ का कोई ना कोई पेशेंट होता है। देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल बीमारी है। अगर एक बार डायबिटीज़ हो जाए, ये संभावना है कि आप उसे ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, या फिर आपको उसी के साथ ज़िंदगी बितानी पड़ती है? अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करके और बहुत अच्छा अपना रेगुलर एक्सरसाइज करके दवाइयों की क्वांटिटी को कम कर लेते हैं और इवन बंद भी हो जाती हैं। डायबिटीज़ में आप शक्कर नहीं खा सकते लेकिन गुड़ खा सकते हैं। अब आप बताइए। अगर आप गुड़ भी खाओगे तो भी शुगर बढ़ेगी, और अगर चीनी भी खाओगे तो आप वो भी शुगर बढ़ेगी। या डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या उन्हें फिर फ्रूट्स भी नहीं लेने? फ्रूट से बहुत ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ती अगर उन्हें लिमिटेड अमाउंट में खाया जाए तो। किस लेवल तक शुगर लेके जाती है शरीर की बीमारियों को? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हार्ट, किडनी और मसल्स और आइस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसीलिए। और ये रक्त दबाव बढ़ना, ये कितना खतरनाक अपने आप में है। खड़े खड़े लोग को अटैक आ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, गिन रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ब्लड प्रेशर उसमें भी बढ़ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की जो दवा थी या जो वैक्सीन थी, उस वैक्सीन का दुष्प्रभाव कई लोगों पर पड़ा है और इसके कारण हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। कोविड वायरस की परसे की बात करें, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई हैं, तो वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें हार्ट अटैक हो रहा है, तो उससे मान सकते हैं। बट हाँ, वैक्सीन की वजह से ऐसा कुछ नहीं। सलाह दीजिए कि कोई व्यक्ति अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखे? आपको हृदय में अगर अच्छा रखना है तो 4 या 5 एस आप यूज कर लीजिए, 3 या 4 एस, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो पेट से ही बीमारियों की शुरुआत होती है। देखिए, बहुत हद तक ये सही नहीं है कि सारी चीज़ें पेट से ही होती हैं। हाँ, कुछ हद तक हम कह सकते हैं। ये हेयर लॉस होता क्यों है? देखिए, हेयर लॉस जिसको एलोपेशिया भी बोलते हैं, एलोपेशिया मेनली जो होता है वो होता है जेनेटिक, 2-3 टाइप का होता है। खाने पीने में कुछ ऐसा सजेस्ट करेंगे आप कि ये खाने से थोड़ा बालों को ताकत मिल सकती है? आयरन, फोलिक एसिड और जिंक, ये सब चीज़ें लेना पड़ता है, जिससे हेयर फॉल, जो न्यूट्रिशनल हेयर फॉल है, वो कम हो सकता है। वो कम हो। क्या है ये फैटी लीवर होना? इसके कारण बता दीजिए और निवारण बता दीजिए। फैटी लीवर 2 टाइप का होता है जनरली। एक होता है अल्कोहलिक होता है, जो अल्कोहल की वजह से होता है जरा। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो कि अल्कोहल नहीं लेते, उनको भी हो रहा है। मान लीजिए किसी को हो जाए टाइफाइड, तो उसको क्या करना चाहिए? तो मैं एक बात बता देता हूँ, टाइफाइड के कुछ टेस्ट की कुछ जो एंटीबॉडी होती हैं वो लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव आती ही हैं। हाँ। तो आप उसे पॉजिटिव मत माने। तो डेंगू वाले पेशेंट के लिए क्या क्या खाने पीने में सही होता है और ये क्या मिथक है ये? हाँ, मैं डेंगू में जो प्लेटलेट कम हो जाती हैं, वो कई चीज़ों में कुछ ने बकरी का दूध पिला दिया, किसी कुछ और बता दिया, तो इन सब चीज़ों से प्लेटलेट नहीं बढ़ती है। हर्पीज़ हो जाता है लोगों को। क्या है ये हर्पीज़ और कितना खतरनाक है? इसके सिम्टम क्या है और निवारण क्या है? तो इसका जो वायरस होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये वायरस जाके अपने स्पाइन में पीछे साइड कहीं छुप के बैठा रहता है। अच्छा। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, धन दौलत इकट्ठी कर लीजिए, अच्छी गाड़ियों में घूम लीजिए, खूब सारा खाना खा लीजिए, लेकिन अगर आपकी सेहत दुरुस्त नहीं है तो आपकी कमाई हुई दौलत भी किसी काम नहीं आती है। सेहत को कैसे दुरुस्त रखा जाए, पूरी दुनिया में इस पर चर्चा होती है और हम अक्सर पेप्टिक के पॉडकास्ट में सेहत को लेकर बात करते रहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि सेहत से जुड़ी तमाम सही और सटीक जानकारियां इस पॉडकास्ट के जरिए आप तक पहुंचें और आप सभी उसका लाभ उठा सकें। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पेप्टिक का पॉडकास्ट, जहां बात होती है खुलकर। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। उनका नाम है डॉक्टर शरद मिश्रा। डॉक्टर शरद मिश्रा का एक अच्छा और लंबा करियर है। वे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में छतरपुर जिले के सरकारी अस्पताल में MD मेडिसिन हैं, सेहत के जानकार हैं और उनकी चिकित्सा से कई लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डायबिटीज़ को लेकर उनकी विशेषज्ञता है। खासतौर पर इस पॉडकास्ट में हम मधुमेह और ब्लड प्रेशर की बीमारियों से जुड़ी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी आपके शरीर से जुड़े तमाम अंगों में किस तरह से रोग आते हैं और फिर उससे कैसे आप निपट सकते हैं, उसका निदान पाते हैं, इस पॉडकास्ट में उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये कि इन दिनों
हम देख रहे हैं कि लगभग हर घर में डायबिटीज का कोई ना कोई पेशेंट होता है। बड़ी संख्या में डायबिटीज के पेशेंट सामने आ रहे हैं और इसीलिए शायद इंडिया को अब डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल भी कहा जा रहा है। कितनी खतरनाक है ये बीमारी और कैसे इसकी शुरुआत होती है और फिर किस तरीके से इसके नुकसान पूरा शरीर झेलता है? देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। लाइफ़स्टाइल बीमारी का मतलब होता है, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो अपनी जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। अपना जीवन शैली, अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पिछले कुछ एक दशक में शैली बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हुई है। ड्रास्टिक चेंज का मतलब हुआ है हमारा चलना फिरना बिल्कुल ही लिमिटेड हो गया है। जैसा कि हम खान पान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। हम लोग काफ़ी फास्ट फूड का प्रयोग ज़्यादा करने लगे हुए हैं और हम बाहर की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो गई है, जो कि युवाओं में देखिए आजकल काफ़ी कॉमन है। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक ओबेसिटी एक बीच में आ जाता है टर्म। वो भी इसी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लिपिड्स शरीर में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ की समस्या ज़्यादा होने लगी है आजकल। तो बदलती दिनचर्या और एक खराब लाइफस्टाइल हमें डायबिटीज तो दे देती है, लेकिन अगर एक बार डायबिटीज हो जाए तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, ये संभावना है कि आप उसे ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, या फिर आपको उसी के साथ जिंदगी बितानी पड़ती है? देखिए, डायबिटीज़ एक बार अगर हो जाता है तो उसे पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। डायबिटीज़ हो अगर एक बार हो जाता है तो उसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं और उससे अच्छी चीज़ ये होती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर लीजिए। अच्छा। कोई चीज़ को अगर होने से पहले हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमारी जो दवाइयाँ हैं या दवाई लेने में थोड़ा, या दवाइयों की क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं। ओके। तो हमें डायबिटीज़ के पहले ही अगर पता चल जाए या डायबिटीज़ आने से पहले ही हम उसका पता लगा लें तो फिर काफ़ी हद तक दवाइयों की संख्या कम कर सकते हैं, या केवल आप डाइट या लाइफस्टाइल की से ही उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। ये कैसे हमें पता लगे कि अब हम डायबिटीज के निकट हैं? क्या हमें रेगुलर लेवल पे इसके टेस्ट कराने चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। खासकर एक होता है जो जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि जिनके फादर या मदर को डायबिटीज़ है तो उनको अपना 30 साल के बाद रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए। साल में एक बार हम सभी लोगों को बोलते हैं, जिनके नहीं भी है उनको तो कराना ही चाहिए। जिनके फादर या मदर को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई ब्लड या हार्ट की कोई भी ऐसी बीमारी है, उनको एक बार अपना रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए। इससे अगर इन फ्यूचर उनको या होने वाली हो तो हम पहले ही पता लगाकर उन्हें उसी लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें पहले पता चल जाएं तो अपन उसको कुछ हद तक जीवन शैली में परिवर्तन करके या उनके खान पीन में परिवर्तन करके या उन्हें हम रेगुलर लाइफस्टाइल बता दें, एक्सरसाइज के बेस पे कम कर सकते हैं। अगर वो नहीं कराते और बाद में जाकर पता चलती है, कई बार तो पेशेंट हमारे पास इस लेवल में आता है, एक HbA1c करके एक जांच होती है जो कि 3 महीने का शुगर बताती है। पेशेंट आता है, कभी HbA1c की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5.7 से कम होनी चाहिए। कभी अधिकतर पेशेंट हमारे पास आते हैं जब HbA1c की वैल्यू मोर देन 10 हो जाती है। अब उस लेवल पे हम उनको मतलब के दवाई ड्रग पर ही रख पाएंगे। हाँ, उन्हें मतलब ये हम बोल नहीं सकते कि अब आप एक्सरसाइज या दवाई के पेशेंट फिर पूछते हैं हमसे कि सर क्या अब हम परहेज कर हम कहें नहीं, अब आपकी ये शुगर जो इस लेवल पहुंच चुकी है कि ये परहेज से ठीक नहीं होगी। इसलिए अर्ली डिटेक्शन का ये इंपॉर्टेंट है। ओके। क्या हम सिर्फ चेकअप के लेवल पर ही ये पता लगा सकते हैं कि हम डायबिटीज हो गए हैं या नहीं हुए, या फिर इसके सिम्टम भी हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, शरीर हमें सिम्टम भी देने लगता है? देखिए, जो काफ़ी शुरुआत के समय में सिम्टम नहीं आते, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कुछ शुरुआत के समय बहुत सारे सिम्टम नहीं होते। अच्छा। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ पर्सन को सिम्टम आते हैं, किसी को सिम्टम नहीं आते, और अधिकतर ऐसे समय में ऐसा होता है कि हम सिम्टम आते भी तो हम उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, जब शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो सबसे ज़्यादा बाथरूम का रात में आना और चक्कर आना, प्यास लगना, भूख ज़्यादा लगना, तो आदमी को शुरुआत में ऐसा लगता है कि अरे ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, तो आदमी कई बार इन चीज़ों को अवॉइड कर देता है। तो सिम्टम कई बार नहीं आते, इसीलिए यही कहा जा सकता है कि आप अपना एक रेगुलर चेकअप करा लीजिए। सिम्टम आने का वेट नहीं करिए। अगर सिम्टम आने तक ज़्यादा फिर शुगर बढ़ गई तो फिर हमें उन्हें मेडिसिन में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एक बार अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन में शिफ्ट हो गया, डायबिटीज का पेशेंट, और उसकी दवाएं शुरू हो गई, क्या फिर उसको अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने चाहिए? और अगर लाने चाहिए तो वो किस तरह से उसकी पूरी दिनचर्या और उसका खान पान होना चाहिए? हाँ, देखिए, जनरली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो दवाई चालू कर देते हैं तो उनसे हम बोलते हैं कि अब आप
परहेज भी करिए और लाइफस्टाइल में। तो उनका कई बार कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब हमने दवाई चालू कर दी है तो अब परहेज क्यों करें। हाँ। देखिए ऐसा नहीं है, जो डायबिटीज़ की जो पहली दवाई ही है डाइट और लाइफस्टाइल को परिवर्तन। ओके। मतलब अगर आपने दवाई तो आपको लेना ही है, दवाई तो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब दवाई कम सेकंड, हाँ। फर्स्ट इज योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करके और बहुत अच्छा अपना रेगुलर एक्सरसाइज करके दवाइयों की क्वांटिटी को कम कर लेते हैं और इवन बंद भी हो जाती हैं। बंद का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बंद हो जाती हैं, मतलब जैसे पेशेंट अगर 4 टेबलेट ले रहा है तो 1 टेबलेट पे शिफ्ट हो सकता है, और 2 ले रहा है मतलब आधी हाँ। जैसा है, मतलब उसके डोजेस हम कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल और डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर डायबिटीज़ के। और उसको थोड़ा सा और विस्तार से बता दीजिएगा, उसको खाना पीना क्या है, क्या छोड़ना है, और कैसे उसकी सुबह होनी चाहिए और कैसी रात होनी चाहिए। देखिए अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें सप्ताह में कम से कम 5 दिन रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आधे घंटे अपन को ब्रिस्क वॉक करनी है। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है ऐसी एक्सरसाइज जिसमें पसीना आया। अगर आप नॉर्मल टहल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। आपको थोड़ा सा ऐसी एक्सरसाइज करनी, मैं बहुत ज़्यादा हैवी या कार्डियो एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एक्सरसाइज करें जिसमें थोड़ा सा पसीना आया, जॉगिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, ऐसी विगरस एक्सरसाइज, थोड़ा सा एक्सरसाइज से जिसमें स्वेटिंग होती है, कैलोरी बर्न होती है। तो ये सप्ताह में 5 डेज करना चाहिए, 30 मिनट के लिए सभी को करना चाहिए, और डायबिटीज़ के मरीज को और करनी चाहिए। एक्सरसाइज का पार्ट ये हो गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर और रिफाइंड शुगर से बनी चीज़ें उनको बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेंगी। एंड देन लो कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स लो करने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम लेना पड़ेगा। अच्छा ये कम तो हो गया, अब खाना क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपको फाइबर डाइट लेनी है। डायबिटीज़ के पेशेंट को फाइबर डाइट लेने से उनकी 2 चीज़ हो जाती है। एक तो उनको जो एक सबकी अपनी एक खाने की कैपेसिटी होती है। कई बार पेशेंट आते हैं, सर आपने तो सब तो मना कर दिया, चावल मना कर दिया, रोटी के, तो आप खाएं क्या? हम भाई अब भूख तो लगेगी, तो खाएं क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो खाने में अपने को रखना है कि अपन को क्वांटिटी वही रखनी है, बस अपनी क्वांटिटी को जो अपने जो चीज़ें हैं उनको चेंज करना बदल लेना है। आप अपने को सब्जियां ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा दीजिए, पल्सेस दाल बढ़ा दीजिए, सैलड, आप बहुत सारा सलाद खाइए, तो उससे आपका पेट भी भर जाएगा, आपकी शुगर भी मेंटेन रहेगी। भाई पेट तो उतना ही कैपेसिटी तो आपको भरनी पड़ेगी, नहीं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खाना कम खाओ। और दो और अच्छी बात है, अगर ये कर पाए तो सब नहीं कर पाते। जैसे खासकर इंडियन सेटिंग्स में क्या होता है, हम 2 मेजर मील लेते हैं, एक डिनर लेते हैं, एक लंच लेते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट को इन 2 मेजर को जगह 3 माइनर मील में कन्वर्ट कर लें, 4 माइनर मील में कन्वर्ट कर लें। इसका मतलब है कि आप नाश्ता थोड़ा सा हैवी कर लें, लंच थोड़ा लाइट कर लें, शाम को थोड़ा स्नैक्स ले लें, और डिनर बहुत ही लाइट कर लें। तो क्या होता है कि जो शुगर, जैसे अगर आपने लंच बहुत ज़्यादा हैवी कर लिया तो शुगर का स्पाइक ऊपर उठ गया, फिर आपने पूरा खाया नहीं, शाम को सीधे 9 बजे खाना खाया तो शुगर स्पाइक बिल्कुल डाउन हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे जब आप 2 की जगह 4 माइनर मील करेंगे, 4 मतलब टुकड़ों में बांट लेंगे, तो थोड़ा सा शुगर बढ़ेगा, फिर डाउन हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, तो एक वो स्ट्रीम लाइन जो मेंटेन रहेगा। तो अगर वो अगर 2 जो अगर मेजर मील है उनको 4 कन्वर्ट के लिए जाए, ब्रेकफास्ट, फिर जिसको ब्रंच बोलते हैं, एंड देन लंच, थोड़ा शाम को 6 बजे हल्का सा स्नैक, और 7-8 बजे डिनर खा लिए, तो आपकी शुगर वैसे ही बहुत अच्छी कंट्रोल रहेगी, दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे डॉक्टर पैदा हो गए हैं जो बगैर किसी डिग्री डिप्लोमा के बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। एक रील में देख रहा था, और बहुत बड़े चेहरे की वो रील थी, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो कहते थे कि डायबिटीज में आप शक्कर नहीं खा सकते लेकिन गुड़ खा सकते हैं। अब आप बताइए, क्या ये सही बात है? देखिए क्या है कि आजकल तो हर कोई डॉक्टर है, जब से सोशल मीडिया एंड रील्स में, तो आपने कई पोस्ट कार्ड भी देखे होंगे, तो आपको ये देखना है कि आप आजकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हर जगह से हो रहा है। हाँ। तो आपको उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करने से पहले देख लेना चाहिए कि वो हो कहाँ से रहा है और उसको बोल कौन रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, मिथ हैं जो बहुत फॉलो होते हैं। आप एक बात बताइए, शुगर और जो चीनी है वो बनता किससे है? शुगर केन से। अगर जो चीज बनेगी उसी से, तो उससे वो कैसे बदल जाए? हाँ, उसका गुणधर्म भी समान ही सेम ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। शुगर और गुड़, मतलब शक्कर और गुड़ एक ही चीज होती है। अगर आप गुड़ भी खाओगे तो भी शुगर बढ़ेगी, और अगर चीनी भी खाओगे तो आप वो भी शुगर बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब शुगर वालों को ये दोनों चीजें तो नहीं खानी। बिल्कुल नहीं। अब बात आती है फ्रूट्स पर। शुगर या डायबिटीज पेशेंट जो हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या उन्हें फिर फ्रूट्स भी नहीं लेने हैं, और अगर वो फ्रूट्स ले सकते हैं तो कौन से फ्रूट्स वो खा सकते हैं? देखिए
अगर मैं टेक्निकलिटीज में जाऊं तो दो चीज़ होती है, एक होता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, एक होता है ग्लाइसीमिक लोड। कुछ जो मीठे फ्रूट्स होते हैं उनका जो ग्लाइसीमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आम होता है और अनार होता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो इसको अपने को बहुत ही लिमिटेड मात्रा में यूज करनी है, मतलब 1 पीस या 2 पीस आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है कि आपने 2-3 आम खा लिए, वो फिर उससे लोड बढ़ेगा और फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। बाकी जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट थोड़ा खट्टे होते हैं, कीवी होता है, नाशपाती होता है, एप्पल्स होते हैं, मौसमी होती है, तो ये डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं। फ्रूट से बहुत ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ती अगर उन्हें लिमिटेड अमाउंट में खाया जाए तो इस तरह से फल वो खा सकते हैं जो जी, आमतौर पे खट्टे फल होते हैं। जी 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 ठीक है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक बार जब डायबिटीज हो जाती है तो लोग कहते हैं कि शुगर तो फिर बीमारियों का घर बनाती है। जी जी जी। और उससे जुड़ते हुए कई रोग हो जाते हैं। लोगों की आंखें खराब होती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, वजन कम होने लगता है, किडनी खराब होती है। तो क्या ये बातें सही हैं और इसको किस लेवल तक शुगर लेके जाती है शरीर की बीमारियों को? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। डायबिटीज़ एक क्रोनिक इलनेस है। क्रोनिक इलनेस का मतलब है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये दूसरे अंगों को ज़्यादा प्रभावित करती है। पेशेंट जब हमारे पास रेगुलर आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी शुगर 300 है, 400 है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हम तो ठीक हैं, चल फिर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं रही है, तो हम क्यों दवाइयाँ लें या वटेवर। तो मैं उनको यही समझाता हूँ, देखिए शुगर पर से कोई दिक्कत नहीं होती है, बट शुगर की वजह से जब शुगर आप बढ़ता है, मतलब अगर मैं उन्हें थोड़ा सा वैसी भाषा में समझाऊं कि जो जैसे लोकल लैंग्वेज में आते हैं, गांव के आते हैं, तो हम उनको इस तरह बताते हैं कि दादा आप सोचो एक पाइप है, उसमें पानी बह रहा है, उसी पाइप में आप चाशनी बहला दो, अगर फ्लो करने लगेगी तो कौन जल्दी जाम होगा? तो खुद ही बोलेगा चाशनी। तो मैंने बस आपका खून जो चाशनी बन गया है, अब ये जाके दिमाग में ब्लॉक कर देगा तो स्ट्रोक आ जाएगा, लकवा जिसको बोलते हैं। हार्ट में ब्लॉक कर देगा तो अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक बोलते हैं। पेरिफेरल वेसल्स में कहीं भी डाउन कर देगा तो गैंग्रीन होने लगेगी। तो डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ की वजह से अपना शुगर बढ़ने से धीरे धीरे जो दूसरे अंगों 2 टाइप के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर टेक्निकलिटीज़ में बात की जाए, एक माइक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, तो इसमें होता है रेटिनोपैथी होने लगती है, मतलब आँखों की रोशनी कम होने लगती है। न्यूरोपैथी होती है, पैरों में जब वो झुनझुनी चढ़ने लगती है, बोलते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी उस पे चल रहे हों, रुई या कॉटन पे चल रहे हों, क्योंकि उनको क्या न्यूरोपैथी की वजह से उनको एहसास नहीं होता। कई बार आप मानिए हमारे पास पेशेंट बर्न का आया है, उस कई किसी मंदिर पे गए, चप्पल उतारा और मंदिर पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर था तो बाकी लोग तो जब पैर रखते हैं हट गया, इनका हट ही नहीं, तो इनको बर्न हो गया। फिर जब यार शुगर करी, शुगर 400 निकली। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है, धूप में पैर रखे, उनको एहसास ही नहीं है कि गर्म है या उस चीज का, मतलब शरीर का वो हिस्सा दिमाग तक संकेत ही नहीं पहुंचा पा रहा है। इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो डिटेक्शन हो गया, तो ये होगी न्यूरोपैथी हो गई। फिर कई बार यूरिन में प्रोटीन्स आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट। कई बार पेशेंट आया, बोला बाथरूम किया तो झाग जैसा बन रहा है, तो उसकी जब हमने यूरिन की टेस्ट किया उसमें प्रोटीन आ रहा है। या कई बार बोला कि हमने बाथरूम किया, हमारी बाथरूम की जगह पे चींटियां आने लगी। मतलब आप सोचिए इस लेवल का शुगर बढ़ गया कि वो यूरिन के थ्रू पास होने लगा। तो फिर वो नेफ्रोपैथी बोलते हैं। नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज होने लगी है, आंखों में न्यूरोपैथी होने लगी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हार्ट, किडनी और मसल्स और आइस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। यहाँ तक कि दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों में बेटर यही है कि आप शुगर को कंट्रोल करिए। शुगर पर से सिम्टम नहीं आते, बट हाँ उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होने लगती। डॉक्टर साहब, शुगर का एक बड़ा कॉमन रिश्ता ब्लड प्रेशर से भी बन जाता है। मैं अक्सर देखता हूँ कि पेशेंट्स को ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पर ही शुरू हो जाती हैं। जी। इसका क्या आपस में रिलेशन है और ये कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं? देखिए, जैसे अभी मैं बता रहा था कि शुगर बढ़ने से हमारा कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो थोड़ा थिक हो जाता है ना, शुगर की बढ़ने से। और शुगर की कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी जो होता है। इसी वजह से जनरली शुगर के पेशेंटों में, और शुगर जो खासकर अगर शुगर 2 टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 वाले जो पेशेंट होते हैं वो अधिकतर ओबीस पेशेंट होते हैं, खासकर 50 साल से ज़्यादा होती है। तो ओबेसिटी होती है तो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ब्लड प्रेशर जो आर्टरीज में जाके वो उसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो हार्ट की जो नसें जो होती हैं वो
उनको जो फ्लो होता है वो टाइट फ्लो में अगर ब्लड बहेगा तो हाँ। ऑब्वियसली उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। हम्म। इसलिए दोनों चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेट हैं और ये देखा भी गया है कि जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है उनमें बीपी बढ़ने के चांस नॉर्मल पेशेंट की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए और ये रक्त दबाव बढ़ना ये कितना खतरनाक अपने आप में है, इसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ब्लड प्रेशर जो होता है अभी एक रूल होता है जो हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, रूल ऑफ हाफ बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत में जितना ब्लड प्रेशर लोगों को है उससे ज़्यादा अनडायग्नोज्ड है। अच्छा। मतलब आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि उनको ब्लड प्रेशर है, तो हाफ लोगों को पता है, वो हाफ ही आ पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि सेम कि इसमें भी बहुत ज़्यादा सिम्टम होते नहीं हैं अच्छा। ब्लड प्रेशर बढ़ने के। और इस समय तो खासकर यंग लोगों में मैंने देखा है कि एक समय होता था जब आप बीपी या शुगर की बीमारियों का बोला जाता था तो 50 साल की बीमारियां हाँ, हैं। हाँ। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, मतलब वो 30 से 40 तक में आ गई हैं। वही इनका सबका कॉमन ही रीजन होता है कि लाइफस्टाइल बदली है, हाँ। फूड हैबिट्स बदली है, जिसकी वजह से ये करीब 10 डिकेड्स पहले आने लगी। ओके। इसीलिए लोगों को आपने देखा होगा काफ़ी रील्स भी वायरल होती हैं कि खड़े खड़े लोग को अटैक आ बेहोश हो रहे हैं, रहे बेहोश हो रहे हैं, गिन रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ब्लड प्रेशर उसमें भी बढ़ना वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बीपी दो तीन कारणों से बढ़ता है। एक तो जो जेनेटिक फैक्टर होता है जो हेरिडिटी से मिला है। हेरिडिटी होता है। एक होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल डिस्लिपिडीमिया जिसे हम बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से बढ़ता है। एक होता है बहुत ज़्यादा लोग बाग सॉल्ट का यूज करते हैं, डाइट बहुत हैवी होती है और हाई फैट डाइट यूज करते हैं, उसकी वजह से भी होती है। तो उसको भी अपने को बाय द टाइम ठीक करना पड़ेगा। आपने याद कराया कि लोग इन दिनों खड़े खड़े गिर जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ, पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना के बाद से कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे मामले आए हैं। लोग उसे हार्ट अटैक भी बोलते हैं कि लोग डांस कर रहे हैं और गिर जा रहे हैं, उनकी सडन मौत हो रही है। इस तरह के बहुत सारे, अब तो चूंकि कैमरे हर जगह लगे रहते हैं तो ऐसे लोगों के वीडियो जब आते हैं तो ये बहुत भयावह मौत लगती है। इसका क्या रीजन है कि ये जो सडन डेथ हो रही है, अचानक से लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, ये क्या रीजन है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। दो चीज़ें बहुत ही एक तो मिसकॉन्सेप्शन है या पता नहीं है लोगों को। एक होता है कार्डियक अरेस्ट, एक होता है हार्ट अटैक। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ। दोनों को जनरली जो हम देखते हैं यंग लोग में आ गया, वो गिर पड़े या कोई जिम करते हुए गिर पड़े, वो अरेस्ट होता है, नॉट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक डिफरेंट होता है। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि अपनी जो हार्ट में ब्लड का रुक जाना, हाँ। ब्लड की सप्लाई रुक जाना। ये कभी सडन नहीं होता है, ये सडन नहीं होता। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आर्टरीज जो होती हैं, हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं जो मेनली ब्लड को ले जाती हैं, इनमें कहीं ब्लॉकेज हुआ तो वो हार्ट अटैक माना जाता है। और उसमें थोड़ा वक्त भी मिलता है। वक्त भी मिलता है, उसको गोल्डन 1 आवर कहते हैं, मतलब 1 से 1.5 घंटे का समय रहता है। अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ तो आपकी जान बच जाती है। हमारे पास कुछ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं जो खून को पतला करने के बाद हम तुरंत लगा देते हैं, पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है ना। ठीक है। तो ये हार्ट अटैक होता है। एक होता है अरेस्ट। अरेस्ट मतलब होता है कि जैसे ये लाइट देख रहे हैं, यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे हमारे शरीर में भी हार्ट में एक करंट होता है, जिसके थ्रू सारी चीजें, हार्ट की रिदम होती है, हार्ट की पंपिंग होती है। तो अगर ये रिदम में कोई गड़बड़ हो गया तो वो हार्ट आपका इरेदमिया हो जाएगा, वो रिदम गड़बड़ हो जाएगी, वो रुक जाएगी, एकदम सडन रुक जाएगी। इसी बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, और एकदम से आदमी कोलैप्स हो जाता है। ओके। अच्छा, ये इसके कारण क्या है, क्यों हो जाते हैं? इसके तो देखिए कारण बहुत सारे हैं। इसके एक तो कारण होता है जेनेटिक होता है, जो तो मदर फादर में अगर कोई हिस्ट्री होती है तो बच्चों को भी हो सकता है। अरेस्ट भी हेरिडिटी से आता है? बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी एथलीट में होता है, उनकी जो हार्ट की वॉल मोटी हो जाती है, जिसको हम HOCM बोलते हैं, हाइपरटोपिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और कुछ एरिथमियाज होते हैं, वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता। अच्छा, इसको करना क्या चाहिए? मान लीजिए आजकल हो जाता, तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी को, तो आप तुरंत CPR स्टार्ट कर दीजिए। तो CPR से अगर उसको अरेस्ट आया है, अगर उसको 1 से 2 मिनट CPR दे दिया जाए और वो तुरंत उस दौरान अगर उसको सुविधा मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन CPR ही बचा सकता है। CPR ही अरेस्ट के, इसके अलावा और कोई चांस नहीं, क्योंकि आप तुरंत किसी को हॉस्पिटल ले ही नहीं जा सकते। एक टाइम होता है, अगर आपने CPR सही टाइम पे दे दिया, उसको अरेस्ट आ गया, तो CPR से उसकी जान बच सकती। एक बार थोड़ा सा CPR को भी आप प्रॉपर समझा दीजिए कि ये कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए, और करना भी है कि नहीं करना है। वो हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है, ये आपको जांच कर फिर करना है, या कई बार लोग बेहोश हो जाएं और आप CPR करने लगे?
देखिए अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं पब्लिक में जो कि कोई फॉल हो गया, सडन गिर गया है, अब उसको अगर आपने किसी को कर भी दिया तो उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आपने किसी की जान ही बच सकती है तो आपको पहले उसको रिस्पॉन्स देखना है। उसके सबसे पहले अपनी 2 फिंगर को ले जाके नाक के पास रखना है, इससे उसका पता चलेगा कि वो भी ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और अब जब अपन ब्रीथ करते हैं तो अपनी चेस्ट राइज एंड फॉल होता है, तो वो चेक कर सकते हैं। उसे आप रिस्पॉन्स करके उसे पूछ सकते हैं कि हेलो कैसे हैं, तो और उसकी हाथ लगा के धड़कन को भी सुन सकते हैं। अगर उसका एयर ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है, बिल्कुल ब्रीदिंग रुक गई है, हार्ट में कोई धड़कन नहीं है, दैट मीन्स कि वो अरेस्ट में है। तो आपको फिर सीपीआर देना। सीपीआर की टेक्निक होती है, आप कहीं भी सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग नॉन मेडिको को भी ट्रेंड करते हैं, क्योंकि आजकल पुलिस को आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, तो आप कर सकते हो उसमें। दोनों हाथ को स्ट्रेट रख के बिना नी को बैंड करे आपको 2 से 3 मिनट तक यहाँ चेस्ट के बीचों बीच हाथ को दोनों उंगली फंसा के यहाँ पे चेस्ट में कंप्रेशन देने होते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो 2 ब्रीथ भी देनी पड़ती, नहीं कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, आप 2 से 3 मिनट दे दीजिए। अगर उसे अरेस्ट होगा तो थोड़ी देर में हो रिस्पॉन्स करने लगेगा। इन बिटवीन अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हेल्प के लिए, एम्बुलेंस के लिए उसे कॉल कर सकते हैं। तो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। दोनों हाथों को चेस्ट के ठीक बीच में रख के आप उसको इतना तेज दबाना कि 2 से 3 सेंटीमीटर उसका चेस्ट नीचे जाए और ऊपर आए। और नीज सबसे इंपॉर्टेंट है, नीज बेंड नहीं होगा, नहीं तो जो अपना जो प्रेशर है वो शोल्डर से यहाँ पूरा स्ट्रेट हो जाए। तो आप यूं करोगे तो फिर वो प्रेशर आएगा नहीं। और बेटर हो तो 2 लोग दें, मतलब जैसे, क्योंकि ये सीपीआर देना कहने की बात है बहुत इजी है, लेकिन इजी नहीं है। आदमी 2 बार ऐसे करेगा तो थक जाएगा। तो एटलीस्ट अगर 2 बंदे हों तो एक अगर थक जाए तो दूसरा दे। तो 10 से 15 मिनट जितना भी हो आपको पॉसिबल उसको सीपीआर दीजिए, तो कई बार इससे जान बच सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की जो दवा थी या जो वैक्सीन थी, उस वैक्सीन का दुष्प्रभाव कई लोगों पर पड़ा है और इसके कारण हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। इस बारे में क्या पढ़ा है आपने और क्या जाना सुना है अभी तक? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा सुना है, मतलब ऐसी लोगों से कि जो वैक्सीन लगाई है उससे ये हार्ट अटैक हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी एक आईसीएमआर है हमारे यहाँ, एम्स आईसीएमआर ने एक स्टडी कराई थी। उन्होंने आईसीएमआर ने क्लियर बोल दिया था कि कोरोना वैक्सीन की वजह से कोई हार्ट अटैक का खतरा नहीं था। नहीं तो हाँ, कोविड वायरस का जो इन्फेक्शन है उसकी पोस्ट कोविड वही ब्लड क्लॉटिंग, थिनिंग क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, जो रक्त गाढ़ा हुआ। हाँ, उसकी वजह से हो सकता है, अगर मान सकते हैं। लेकिन वैक्सीन का जो भी इफेक्ट होता है वो 4 वीक, एक महीने तक रहता है, जो भी अपन वैक्सीन लगाते हैं। और वैक्सीन में जो भी अपन उसका जो स्ट्रेन यूज करते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में करते हैं, जो कि उसमें हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो वैक्सीन की वजह से तो ऐसा नहीं होता। हाँ, कोविड वायरस की परसे की बात करें, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई हैं, तो वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें हार्ट अटैक हो रहा है, तो उससे मान सकते हैं। बट हाँ, वैक्सीन की वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही क्लियर कट बता दिया गया। ठीक है डॉक्टर साहब, हृदय इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। आप सलाह दीजिए कि कोई व्यक्ति अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखे, उसके लिए क्या बेटर खान पान हो सकता है, कौन से व्यायाम उसके लिए बेहतर हो सकते हैं, और क्या लाइफस्टाइल एक हृदय को अच्छा रखने के लिए होनी चाहिए? देखिए, एक हमारे भोपाल में एक प्रोफेसर हैं, तो वो हमको बताया करते थे कि आपको हृदय में अगर अच्छा रखना है तो 4 या 5 एस आप यूज कर लीजिए, 3 या 4 एस, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होते। तो एक तो होता है एस फॉर सॉल्ट, आप लो सॉल्ट डाइट यूज करिए, सॉल्ट कम यूज करिए। दिस सेकेंड एस इज शुगर, लो शुगर यूज करिए। एंड थर्ड इज स्ट्रेस, स्ट्रेस कम लीजिए। और चौथा, वो काफ़ी मजाक बोलते हैं, स्पाउस से रिलेशन अच्छे लगे, जैसे फैमिली से अच्छा रहे, जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो। मतलब उनका ये बेसिकली ये मानना है कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि आजकल देखिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों में, सभी के चीज़ों में है, आगे जाने की है। अपन अधिकतर लेट नाइट सोते हैं, नींद नहीं पूरी हो पाती। नींद एक तरह से, अभी एक स्टडी आई थी उसमें ये बताया गया कि अगर आप नींद और अपना स्ट्रेस मैनेज कर लें तो 50% हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो नींद लेना बहुत जरूरी है। तो फिल्मों में जब ये डायलॉग आता है कि तुम्हारे कारण मेरा दिल दुख गया या दिल टूट गया, तो वाकई दिल पर असर पड़ता है अगर कोई खराब चीज हो जाए जी हमारे बिल्कुल आसपास। बिल्कुल असर पड़ता है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। हाँ। अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हैं, इसीलिए मेडिटेशन योगा का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि भाई स्ट्रेस को कैसे ठीक करें। तो भाई ठीक करने का भी तो तरीका है, उसको मेडिटेशन करें। और भाई स्ट्रेस तो सबके लाइफ में होता ही है, उसे ख़त्म तो कर नहीं सकते, बट हाँ उसे कुछ हद तक अपन मेडिटेशन या योगा से या हेल्दी लाइफस्टाइल से कम कर सकते हैं। और एक नींद बहुत ज़्यादा है, मतलब आप देखिए कि आजकल लोग मोबाइल का इतना ज़्यादा मतलब स्क्रीन टाइम जिसको बहुत ही बोलते हैं, लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। हाँ। तो स्क्रीन टाइम में देखते मतलब रात को 2-2 बजे 3-3 बजे सोते हैं, फिर उठना जल्दी होता है। तो वो जो 6 से 7 या 7 घंटे की प्रॉपर साउंड नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर साउंड नींद नहीं आती तो अगले का दिन आपका थोड़ा सा हेक्टिक जाएगा, तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। आपने कहा कि योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एलोपैथिक डॉक्टर जनरली सिर्फ दवाओं से वास्ता रखते हैं। योग पर आपका भरोसा किस तरह से बढ़ा है और कैसे इन चीज़ों का असर हमारे शरीर पर होता है? देखिए, योग का मेरा मतलब है कि एक्सरसाइज और योग दोनों एक हाँ, ही। योग से रिलेशन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। अगर आप अच्छे ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो खासकर हम अस्थमा वाले पेशेंट को ये जरूर बताते हैं कि क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये अस्थमा खासकर इस एमपी के कुछ एक रीजन में जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं, लाइक बुंदेलखंड रीजन में, मैंने अस्थमा के पेशेंट बहुत देखे हैं। एलर्जी बहुत है लोगों में, पॉल्यूशन हो सकता है या और भी चीज़ें होती है। खासकर ठंड बारिश के में विंटर सीजन में ना पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो होता है, डस्ट की वजह से उनको होने लगती है। तो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल हो जाती है। आप सुबह अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। और जो एलर्जी के जो चांसेस है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ख़त्म तो नहीं हो सकती हैं, बट हाँ उनके जो एपिसोड्स होते हैं, किसी किसी साल में 4-4 एपिसोड हो जाए, वो 4-4 बार हॉस्पिटलाइज हो रहा है, उसको एक्सजर्वेशन बोलते हैं हम। तो वो एपिसोड कम कर सकते हैं, वो साल में 1 बार कर सकते हैं या 2 बार। ओके, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ आमतौर पर कहा जाता रहा है, बचपन से ही हमने सुना है कि सारे रोगों की जड़ आपके पेट में होती है, पेट से ही बीमारियों की शुरुआत होती है। ये कितना सच है और पेट के किस अंग से बीमारियों की शुरुआत होती है? खान पान से जुड़ा ये विषय है हालांकि, लेकिन कैसे वो बीमारियों का सिलसिला चल पड़ता है? देखिए, बहुत हद तक ये सही नहीं है कि सारी चीज़ें पेट से ही होती हैं। हाँ, कुछ हद तक हम कह सकते हैं, क्योंकि पेट से संबंध सीधे ब्रेन से जुड़ा होता है। पेट को हम कह सकते हैं मेडिकल भाषा में गट होती है, इंटेस्टाइन। हाँ। तो गट ब्रेन एक्सिस होती है, मतलब कुछ चीज़ होती है जो गट से ब्रेन में कनेक्टेड होती है। कुछ एक बीमारियाँ होती हैं, इसलिए अगर आपका पेट सही है तो काफ़ी चीज़ें सही होती हैं। खासकर पेट में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो जो गट की सिम्बायोसिस को ठीक करते हैं। गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो एक बार गड़बड़ हो जाता है तो वो फिर पेट की काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायरिया होने लगता है। एक IBS करके एक बीमारी होती है जो पेट में रह के इरिटेशन होने लगता है। तो ये पेट को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों। और इसमें इसके लिए वही है कि एक हेल्दी जो फूड लाइफस्टाइल ऑफ फूड वो सही रखें, इससे पेट की बीमारियां ठीक रहें। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की शिकायत शुरुआत में होती है और फिर वहां से कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कब्ज क्या है और ये कैसे शुरू होता है और इससे कैसे लोग बाहर निकलें? देखिए, कब्ज जिसको अगर कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, ये जनरली जो होता है वो बुजुर्गों में होता है। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी तो बहुत सारे लोगों को है। यंग में भी होने लगा है। उसका रीजन यही है कि वो जो लाइफस्टाइल खाना जो है उनका बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। आप देखिए, हम पैकेजेस फ्रूट या ये ज़्यादा देर रात खा रहे हैं, वो देर रात खा रही, हाँ।
टाइम से नहीं खा रहे हैं, उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, तो कब्ज बनता है। और कब्ज अगर लॉन्ग थोड़े समय के लिए हो तो ठीक है, अगर लॉन्ग समय के लिए हो तो इससे बीमारियां होने लगती हैं, लाइक हिमोराइड्स होने लगता है जिसको अपन पाइल्स बोलते हैं, फिस्चुला हो सकता है। भाई अगर कब्ज बनेगा तो आपका स्टूल हार्ड होगा, स्टूल हार्ड होगा तो उसकी वजह से आप दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ब्लड आने लगेगा स्टूल में। तो इसलिए कब्ज को अगर लंबे समय से हो रहा है तो उसको निगलेक्ट करें नहीं, उसको प्रॉपर दिखवा लें। अच्छा, कब्ज से बचाव किस तरह है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि फाइबर ज्यादा यूज करें डाइट में। अच्छा, फाइबर का मतलब होता है सलाद वगैरह ज्यादा खाएं, पल्सेस खाएं, नट्स खाएं, तो ये और ऑयली चीजें कम खाएं तो कब्ज जनरली नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी कब्ज होता है। अच्छा, प्रॉपर वाटर इनटेक ना लेना भी एक तरह से कब्ज को जन्म देना है। अगर आप 3 से 4 लीटर पानी नहीं पी रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। 10 से 12 ग्लास पानी दिन में पीना है, या 3 से 4 लीटर पानी पीना ही होता है। हाँ। तो आजकल क्या होता है, आदमी बिजी शेड्यूल में पानी का, जो कि बहुत ही छोटी चीज़ है, बोलने में लगती है कि भाई पानी क्या है, लेकिन वो उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ये कब्ज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इन दिनों हेयर लॉस की प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं। क्या हमारे बालों का रिश्ता भी हमारी पेट के या दूसरे अंगों की बीमारी से जुड़ा होता है, या ये हेयर लॉस होता क्यों है? एक एज के बाद होना तो आम बात है, लेकिन बहुत सारे यंग एज के लोग भी इससे जूझ रहे हैं। इसके क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, हेयर लॉस जिसको एलोपेशिया भी बोलते हैं, एलोपेशिया मेनली जो होता है वो होता है जेनेटिक, 2-3 टाइप का होता है। अगर मैं बात करूं जो मेल में होता है, मेल पैटर्न जो होता है वो जनरली होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। अगर आपके फादर या जेनेटिक हिस्ट्री है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी वही होगी। तो वो बहुत ज़्यादा प्रिवेंटेबल नहीं होता है, क्योंकि वो जो जीन्स में है आपके, वो नहीं रोक सकते, वो तो रोक नहीं सकते हैं। अब कुछ एक चीज़ें आ गई ट्रांसप्लांट वगैरह, वो अलग मैटर है। जो चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, जैसे कि जो कुछ न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है, पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, आजकल लोग बाग कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हेयर डाई, कलर, शैम्पूस आ गए हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस पर नुकसान भी हैं। और खाने का भी रिलेशन है, हम लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट यूज करते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो अगर किसी को हेयर लॉस हो रहा है, अर्ली हो रहा है, तो आप एक तो आयरन, फोलिक एसिड और जिंक, ये 3 ऐसे मिनरल्स है जिनसे हेयर फॉल होता है। तो इसको एक बार चेक करा के इसको आप करेक्ट करें। और दूसरा है कि पॉल्यूशन अगर हो तो पॉल्यूशन को में ऐसी जगह में आप जाएं तो थोड़ा सा उसको देख लें। और तीसरा जो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें कुछ एक बीमारियां होती है, जैसे थायराइड की बीमारी होती है फीमेल्स में, तो उसमें हेयर फॉल होने लगता है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी बंच में आ रहा है, तो आप अपना थायराइड जरूर चेक कराएं, क्योंकि थायराइड की बीमारी से हेयर फॉल होता है। दूसरा होता है कि कुछ एक पीसीओडी होती है बीमारी, उसमें भी होता है। और तीसरा ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कुछ बीमारियां भी होती हैं, तो उसके वो भी आपको चेक कराना पड़ेगा रेगुलर, और डाइट जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। खाने पीने में कुछ ऐसा सजेस्ट करेंगे आप कि ये खाने से थोड़ा बालों को ताकत मिल सकती है? देखिए, बालों को जनरली जो विटामिन सी रिच फूड है, विटामिन ई, ये सब के सप्लीमेंट हैं, आयरन, फोलिक एसिड और जिंक, ये सब चीज़ें लेना पड़ता है, जिससे हेयर फॉल, जो न्यूट्रिशनल हेयर फॉल है वो कम हो सकता है। वो कम हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी रेनी सीजन चल रहा है और इन दिनों मच्छर मक्खियों से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनमें से एक डेंगू भी है। जी जी जी। ये कैसे होता है, और अगर इससे हमें बचना हो तो क्या तरीके हैं बचने के? देखिए, डेंगू एक वायरल डिजीज है जो कि मॉस्किटो के काटने, मच्छर के काटने से होती है। जनरली इसका जो मच्छर होता है दिन में होता है, दिन डे टाइम बाइटर होता है। अच्छा। तो अगर आप डे टाइम में कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ मच्छर हो तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो और इसके काटने से आपको पता होगा प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो प्रिवेंशन में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एक तो सबसे पहले ये जो घर के छोटे मोटे जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, या जहाँ कूलर होता है अपन ऐसा छोड़ देते हैं, वहाँ पे पानी कलेक्ट होता है, ये वहाँ पे एग देते हैं और वहीं से होते हैं, और साफ पानी में देते हैं अंडे। हाँ, तो इसको जो है वो जहाँ भी आपका पानी कलेक्ट हो रहा है वो पानी को आप हटा दें, आसपास कहीं छोटा मोटा कलेक्शन नहीं होना चाहिए पानी का। घर में मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए। बाहर कहीं जाए तो आप फुल स्लीव के कपड़े पहने। और अगर डेंगू होता है तो कोई डरने की बात नहीं है। डेंगू एक वायरल होता है जो कि 6 से 7 दिन में अपने आप कम हो जाता है। इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है प्लेटलेट कम होना।
प्लेटलेट कम होने पे अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा देखिए कम हो जाती है तो फिर उसके लिए हम प्लेटलेट लगवाते हैं, लेकिन वो जनरली स्थिति बहुत कम आती है। अपने को प्लेटलेट बॉडी की जैसे इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ जाती है। ठीक। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट जैसे ये अगर आपको कम हो या कहीं पता चले तो आप कोई भी केमिस्ट लेके कोई भी पेन किलर ना खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन किलर खाने से प्लेटलेट और कम हो जाती है, तो आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अगर आपको लेनी है तो केवल पैरासीटामोल जो आप ले सकते हैं बुखार के लिए, उसके तो वाटर इनटेक अच्छा रखना है, पानी पीजिए और पैरासीटामोल की टेबलेट ले सकते हैं। कोई भी पेन किलर की दवाई खाने से प्लेटलेट और कम हो सकती है, इसलिए ना खाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपसे जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कुछ मिथक हैं उस पर भी आएंगे। एक और बीमारी है जो इन दिनों काफी चर्चा में है और एक टर्म बहुत चर्चा में है, फैटी लीवर हो जाना। लोगों का लीवर फैटी कैसे हो जाता है, क्या है ये फैटी लीवर होना, इसके कारण बता दीजिए और निवारण बता दीजिए। देखिए, फैटी लीवर एक अभी कुछ समय पहले सारी चीज़ें जो हैं ओबेसिटी से जुड़ी हुई हैं, मोटापे से। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि मोटापा जो है देश के लिए एक वैसी बीमारी टाइप का बनता जा रहा है। जब भी हम बात करते हैं ओबेसिटी और मोटापे से तो उसमें एक फैटी लीवर एक उसका कॉज हो सकता है। फैटी लीवर दो टाइप का होता है जनरली। एक होता है अल्कोहलिक होता है, जो अल्कोहल की वजह से होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्कोहल ज़्यादा लेने से हो जाता है लीवर खराब। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो कि अल्कोहल नहीं लेते उनको भी हो रहा है। और जो कि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इस समय प्रिवेंटल हो, वो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है उसका ओबेसिटी से। अच्छा, तो जो ओबीस जो मोटे लोग हैं उनको अगर फैटी जो लीवर में वो हो रहा है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की श्रेणी में आता है। ओके, एक तरह की लीवर की सूजन है ये। लीवर की सूजन, जी हाँ। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि लीवर में फैट जमा होना इस फैटी लीवर। ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल ना लें तो आपको लीवर खराब नहीं हो सकता। ये बहुत वैसा कि अरे हम तो अल्कोहल तो भी नहीं पीते, हम तो कुछ नहीं पीते, फिर हमारा लीवर कैसे खराब हो गया। तो आपकी ये बात तो शराबियों को अच्छी लगेगी कि भाई जब बगैर पिए ही होना है तो पीकर ही हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। लीवर के खराब होने के कई तरीके होते हैं, और एक होता है अल्कोहल, एक होता है नॉन अल्कोहलिक। तो हमें दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करना है। अल्कोहल तो आप ले रहे हो, और एक तो होता है कि ये नॉन फैट जाके लीवर में डिपॉजिट हो रहा है। तो भाई इसको रोकें कैसे और पता कैसे लगाएं। तो हर जगह देखिए आजकल एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है जो बहुत ही मतलब कॉस्टली नहीं होता है। 100-200 का टेस्ट होता है। आप ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा। तो वहाँ पे दो पैरामीटर होते हैं, SGPT और SGOT। इन दो के पैरामीटर से आप बता सकते हैं कि आपको फैटी लीवर है कि नहीं। दूसरा, मैं एक सरल टेस्ट ऐसे ही आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता देता हूँ कि आपका जो ओबेसिटी है या आपका जो मोटापा है और आपका वेट है वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने को BMI करके एक टर्म होता है, बॉडी मास इंडेक्स। मतलब अगर आपकी हाइट जैसे अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो आप उसमें से 100 घटा दीजिए तो आपका वेट 50 होना चाहिए आइडियल। अच्छा, हाँ, मतलब 175 अगर हाइट है तो 75 kg आपका वेट आइडियल होना चाहिए। ओके। क्योंकि क्या होता है, हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। अगर कोई दुबला है और कोई छोटा है, उसका मतलब वजन कम ज़्यादा है तो वो ठीक है। तो कोई लंबा है उसका वजन तो ज़्यादा ही होगा। इसलिए अगर कोई फीमेल्स में थोड़ा सा उनको कम है, उनको मैं 105 माइनस करके जितना है उनको उसका ये आइडियल वेट है। अगर इस आइडियल वेट से आप रहोगे तो आपको ओबेसिटी होगी नहीं और आपको फैटी लीवर भी नहीं होगा। ओबेसिटी हुई तो फैटी लीवर हो गया। ओके, तो ओबेसिटी को रोकना पड़ेगा यहाँ पे। तो बेसिकली जो मूल कारण है वो है मोटापा, जिसके कारण फैटी लीवर की समस्या शुरू होती है। फैटी लीवर हो रहा है। ठीक है। तो अगर पता करने का एक बेसिक यही है, आप हाइट में 100 घटाइए, उतना आपका वेट करना है। और वेट कैसे कम करना है, डाइट और एक्सरसाइज करिए, अनहेल्दी चीजें मत खाइए। फिर आते हैं टेस्ट में कैसे पता करें, तो मैंने बता दिया एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें दो पैरामीटर होते हैं, SGOT PT। वो देख के आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं इन सब चीजों। तो एक फिर कभी कभी हम अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। और अगर ज्यादा फैटी लीवर, जैसे इसकी ग्रेड होती हैं, ग्रेड 1 फैटी लीवर में तो अपन डाइट और एक्सरसाइज ही बताते हैं। ग्रेड 2 में फिर मेडिसिन का रोल आता है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ मिथक पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे मिथक हमारे समाज में लोग गढ़ लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। जैसे बुंदेलखंड में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ एक बड़ा मिथ ये है कि जब टाइफाइड हो जाता है तो वो किसी एक यहाँ पर हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी देवता का अभिशाप है कुछ दिनों के लिए और वो चाहते हैं कि अभी खाना मत खाइए। टाइफाइड में बहुत सारे लोग हैं जो खाना
पूरी तरह से छोड़ देते हैं, या रोटी नहीं खाते, या तेल और इस तरह की दालें वगैरह ये सब नहीं खाते। टाइफाइड, मान लीजिए किसी को हो जाए टाइफाइड, तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी सही डाइट क्या है? देखिए, टाइफाइड जो होता है कहीं भी उसके एक चीज़ मैं बता दूं, टाइफाइड का अगर कोई भी टेस्ट कराता है, कहीं भी आप एक विडाल नाम से टेस्ट होता है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर ये टाइफाइड का टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया। तो मैं एक बात बता देता हूँ, टाइफाइड के कुछ टेस्ट की कुछ जो एंटीबॉडी होती हैं वो लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव आती ही हैं। हाँ हाँ तो हाँ, आप उसे पॉजिटिव मत माने, क्योंकि वो कोई मैं कराऊँ आप कराऊँ अभी कराएं तो सभी वो का पॉजिटिव आ पॉजिटिव जाएगा, और हाँ। उसी को लेके आप कहीं क्वाक्स में चले जाओगे तो उसका इलाज भी कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही मिथक चीज़ है कि टाइफाइड में जो पॉजिटिव आ जाता है वो पॉजिटिव नहीं होता है। टाइफाइड जो होता है वो खाने से कोई संबंध नहीं है। टाइफाइड जो फीको ओरल रूट बोलते हैं, हम कुछ वैसा खा लिया आपने, विषैला खा लिया, विषैला दूषित खा लिया। दूषित खा लिया, उसकी वजह से होता है। और टाइफाइड के खाने से कोई संबंध नहीं होता। टाइफाइड का जो फीवर है वो अलग टाइप का होता है, और उसकी जांचों में भी जो आजकल जांच करा के आते हैं तो वो उसमें और उसका ट्रीटमेंट भी दे देते हैं, क्योंकि वो सबको अधिकतर पता होता नहीं है। तो टाइफाइड एक बार हो जाता है तो कुछ प्लस एंटीबॉडीज उनमें टाइटर्स होते हैं वन। आप इसके सिम्टम्स बता दीजिए कि क्या सिम्टम्स आते हैं हाँ, टाइफाइड के बुखार में। दूसरी चीज कि अगर किसी को हो जाए तो उसको क्या खाना पीना है? देखिए, टाइफाइड का बुखार जो होता है उसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, बहुत तेज बुखार आएगा। अच्छा। 102 डिग्री। कई बार पेशेंट आता है, बोला हमें रिपोर्ट में पॉजिटिव है लेकिन हड्डी बुखार है। हड्डी बुखार मतलब धीमा बुखार, लो ग्रेड फीवर। उसमें रोग तो लो ग्रेड फीवर टाइफाइड में होता ही नहीं है, तो टाइफाइड तो ऑलरेडी है। अब बात हट गया, बाहर हो गया। हाँ। बाहर हो गया। टाइफाइड का जो बुखार होता है बहुत तेज आता है, 102 डिग्री, और कॉन्टिन्यूस आता है, बहुत तेज आता है, बहुत समय तक रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आए कल नहीं आए, फिर ऐसा नहीं आता है। तो बहुत तेज आता है। उसके साथ आपको उल्टी हो सकती है, उसके साथ नौजिया हो सकता है, उल्टी टाइप की फीलिंग आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। ये सब टाइफाइड के लक्षण है। दस्त भी कभी कभी लगने लगते हैं, ये सब टाइफाइड के लक्षण होते हैं। इसको अपन को एक तो कुछ टेस्ट हम कराते हैं उसके माध्यम से, उसके बाद इसकी जो एंटीबायोटिक है वो देना पड़ता है। इसका जनरली फीवर 7 दिन से 14 दिन तक रहता है, तो कोई डरने की बात नहीं है, बट ठीक हो जाता है। तो एक तो इलाज कराना है, प्रॉपर दवा लेनी है, दूसरा खाना सब कुछ है। और हाँ, जो खाने की आपने बात करी, ऐसा कुछ नहीं है टाइफाइड के फीवर, क्योंकि उसको खाने रोकने से कुछ नहीं होता उसको। बल्कि इनफैक्ट अगर आप किसी को खाना नहीं खाएगा तो उसकी वो और वीक होगा, और भी इम्यूनिटी वीक खराब होगी। होगी। हाँ। तो उसका जो रिकवर होने का टाइम है वो और बढ़ जाता है। इसलिए ये बिल्कुल बात सही नहीं है कि टाइफाइड के फीवर में खाना नहीं देना चाहिए। ठीक है। एक मिथक ये भी चलता है कि डेंगू किसी को हो जाए तो वो कहते हैं कि बकरी का दूध पी लीजिए, प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, और भी एक दो चीजें बताते हैं खाने के लिए। तो डेंगू वाले पेशेंट के लिए क्या क्या खाने पीने में सही होता है, और ये क्या मिथक है ये? हाँ, मैं डेंगू में जो प्लेटलेट कम हो जाती हैं वो कई चीज़ों में, कुछ ने बकरी का दूध पिला दिया, किसी कुछ और बता दिया, तो इन सब चीज़ों से प्लेटलेट नहीं बढ़ती है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि एक ये वायरल डिजीज़ होती है। वायरल डिजीज़ में जब वायरस बॉडी से ख़त्म होता है तो हमारे शरीर की जब इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने लगता है 7 से 10 दिन में, तो प्लेटलेट अपने आप इंप्रूव कर जाती हैं और प्लेटलेट बढ़ जाती हैं। किसी कुछ भी चीज़ें ऐसी चीज़ें देने से प्लेटलेट बढ़ने का कोई संबंध नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गार्डन में या पार्क में चलने से आंखें तेज हो जाती हैं, आंखों पे अच्छा असर पड़ता है। ये सही बात है? ये मेडिकल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को ठीक होना पड़ता है तो अपन को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अच्छा खाना पड़ेगा। चलने से कोई चीज़, एक ही चीज़ कम हो सकती है, वो आपकी कैलोरी है और आपका बर्न हो सकता है। बाकी आंखों में के चलने से ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक बीमारी बहुत इन दिनों चर्चा में है, हर्पीज हो जाता है लोगों को। क्या है ये हर्पीज और कितना खतरनाक है? इसके सिम्टम क्या है और निवारण क्या है? आप सबको, हम सबको बचपन में कभी ना कभी एक चिकन पॉक्स नाम की बीमारी हुई होगी, जिसको बड़ी माता बोलते हैं। हाँ। तो ये जो होती है बचपन में जनरली होती है, सबको हुई है, मुझे भी हुई है, शायद आपको भी हुई होगी। तो ये बीमारी होती है जिसमें वाइट बॉडी में आगे और पीछे वो चकत्ते बन जाते हैं और फीवर आता है और बहुत पेनफुल होता है ये। और कई लोग इसको पूजा भी करते हैं, वहाँ जाते हैं कि ठीक हो जाता है। क्योंकि वायरल डिजीज है तो वो ये वायरल डिजीज अपने आप 7 से 10 दिन में ठीक हो जाती है। कुछ हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है, लाइक फीवर आया तो हमने फीवर की दवाई दे दी, कफ एंड कोल्ड हुआ तो उससे रिलेटेड दवाइयाँ दे दी। तो इसका जो वायरस होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये वायरस जाके अपने स्पाइन में पीछे साइड कहीं छुप के बैठा रहता है। अच्छा। अब ये बचपन से ही जब भी किसी को चिकन पॉक्स हुआ तो इसका जो वायरस है वो जाके पीछे छिप जाता है कहीं पे और पीछे रहता है, मतलब बॉडी में रहता है, बट वो एक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी है। ठीक है। फिर क्या होता है, जनरली 40 से 50 साल बाद इम्यूनिटी जब डाउन हुई, खासकर जिनको शुगर हुआ, बीपी हुई,
तो उनकी थोड़ा इम्यूनिटी जब भी कम हुई तो ये रीएक्टिवेट हो जाता है वायरस। ये वो वायरस का रीएक्टिवेशन है। हाँ। जो पूरी शरीर में पैचेस नहीं आते। इसकी एक विशेषता कि एक साइड ही रहेगा, आइदर लेफ्ट रहेगा या राइट रहेगा, दोनों साइड कभी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा इसका पहचानने का लक्षण है। तो ये बॉडी के एक साइड रहेगा और बिल्कुल वैसे ही पैच दिखेंगे, बस ये ग्रुप में रहेगा। पहले का सेपरेट रहते हैं, इस बार वो ग्रुप में रहते हैं। अच्छा। तो सेम ट्रीटमेंट जो उस समय देना पड़ता है हमें तो देते हैं। बाकी इसकी अभी वैक्सीन भी आ गई है, कई लोगों को वैक्सीन लगवाते हैं। बहुत पेनफुल होता है, तो 7 से 10 दिन में मतलब ठीक हो जाता है। ठीक है। पीलिया या हेपेटाइटिस को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें मिथक के तौर पर चलती हैं, इसको भी थोड़ा आप समझा दीजिए। ये रोग होते कैसे हैं, क्या लक्षण होते हैं और कैसे इसको हम इससे बचें? देखिए, पीलिया जिसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, जनरली जो होते हैं वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, जो खान पीन से होते हैं। ये 3 से 4 टाइप के होते हैं। A B C D होता है। तो जो B और C होता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है। ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा फैलता है। जो A और E होता है, मतलब जो जनरली जो होता है वो A होता है। ये होता है कि आपने प्रदूषित खा लिया, बाहर का खा लिया, बोलते हैं ना पी लिया, कुछ पी लिया आपने बाहर का, तो वो उस तरह से आपको। और इसका जो सिम्टम है वो जॉइंडिस है। अच्छा। जिसको हम पीलिया बोलते हैं। तो ये उन लोगों में हो जाता है जो बाहर का प्रदूषित खा लेते हैं या कुछ पानी वगैरह पी लेते हैं। खासकर रेनी सीजन में आपने देखा होगा इसमें ज़्यादा आते हैं पेशेंट। तो इसके लिए तो ये भी सेल्फ लिमिटिंग है, क्योंकि वायरल डिजीज है, 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। इसकी दौरान ही अपने को बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं। जैसे कि अगर किसी को पीलिया हो गया तो उसको बोलते हैं सबसे पहले तो आप बाहर की चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। दूसरा, चूंकि लीवर की चीज़ है तो लीवर क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है बॉडी में। तो लीवर को रेस्ट देना है तो आप बाहर से ग्लूकोज ले लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा काम दोगे तो और वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उसको सूजन बढ़ जाएगी। हिपैटोमेगैली हो जाती है, सूजन बढ़ जाती है। तो आप उसको रेस्ट दीजिए, मतलब ग्लूकोज आप बाहर से जितना ले सकते हैं लीजिए। अच्छा। कई बार हमें ड्रिप से देते हैं, आप ओरल ग्लूकोज ले सकते हैं, मीठी चीज़ ले सकते हैं जो भी ग्लूकोज के फॉर्म में। और प्रॉपर रेस्ट करना है और ये ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाना है। तो 7 से 10 दिन में पूरी तरह क्योर हो जाता है। बाकी इससे सच कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बैठे हैं तो आपका मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। हम जिस बुंदेलखंड में हैं वहाँ रोगों को लेकर भी बहुत सारा अंधविश्वास होता है। जैसे हमारे यहाँ सांप के काटने पर बहुत सारी अंधविश्वासी परंपराएं हैं। लोग सांप के काटने पर अस्पताल की तरफ नहीं जाते बल्कि किसी ओझा के पास जाते हैं उसको झड़वाने के लिए। सांप के काटने पर एक व्यक्ति को किस तरह की समझदारी दिखानी चाहिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट उसका कैसे करना चाहिए और क्या पहले 2-3 कदम उसके होने चाहिए? देखिए, ये काफ़ी सही टाइम पे मैंने कहा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस समय सांप काटने के बारिश के सीजन में बहुत पेशेंट आ रहे हैं। मैं जहाँ जिस जगह काम कर रहा हूँ वहाँ तो आप मान लीजिए ऑन एवरेज अगर जिस दिन बारिश हुई है तो 3 to 4 पेशेंट आते ही हैं। जो आ पाते हैं, और जो नहीं आ पाते उनकी तो आप मतलब मैं अभी वो तो अभी है ही नहीं। सांप काटना एक और इसमें इतने ज़्यादा मिसकन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा तो ये जो झाड़ना फूकना है इस पे टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सांप काटने में कुछ चीज़ें आप प्राइमरी तौर पर कर सकते हैं जिससे आप काफ़ी हद तक जान बच सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सांप काटने से डेथ कैसे होती है। देखिए, सांप काटने जो इंडिया में खासकर बात करें तो इंडिया में जो 70% जो स्नेक होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। अच्छा। केवल 30% ही पॉइजनस होते हैं जी। बट डेथ तो ज़्यादा हो रही है। इसका रीजन ये है कि सांप काटने का जो भय होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो काटने की जगह वो डेथ उसके भय से होती है। अच्छा। तो सबसे पहले हम पेशेंट को या घर वालों को इंश्योर करना पड़ता है कि तुम्हें सांप ने काट लिया, कुछ नहीं होगा। पहले तो हमको इसको इंश्योर करना पड़ता है। क्योंकि उसका भय ही इतना ज़्यादा होता है कि कई बार वो अरेस्ट से पेशेंट की डेथ हो जाती है। सांप का जहर तो फिर वो सेकेंडरी। तो अगर आपको कभी कहीं दिखे कि सांप काट लिया है तो एक दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं खासकर गांव में, उस जो बाइटिंग साइट है उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। वो कभी नहीं करना है। उस पर कोई भी चूना, हल्दी, राख कुछ भी नहीं लगाना, ना उस पर कट लगाना। आपने मूवी में देखा होगा कट लगा के वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जहर निकाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने किसी जगह को कट कर दिया, वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ गई तो वो पॉइजन और जल्दी स्प्रेड करेगा। ओके। तो वो अलग है। डॉग बाइट का केस अलग है। डॉग बाइट में हम खुद बोलते हैं आप उसको पूरा साफ कर लो, क्योंकि वो वायरस है। ये वायरस नहीं है, ये पॉइजन है। तो दोनों में डिफरेंट है। तो वो अलग है, ये अलग है। कई बार लोग तो काटने के बाद उसको कुछ भी नहीं करना है। उस पे बहुत टाइट एक वो पट्टी बांध देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ काटा, उसमें बहुत टाइट पट्टी नहीं बांधना, आप हल्की टाइट नहीं। तो कभी कभी तो इतनी टाइट पट्टी बांध देते जो ओरिजिनल ब्लड सप्लाई ही रुक जाती है, वो पूरा गैंग्रीन हो जाता पेशेंट का। तो कम से कम इतना एक बांधे भी तो एक
एक अंगुल का उसमें मतलब एक जो और इसके बांधने का लॉजिक क्या है? अब लॉजिक ये होता है कि पॉइजन ऊपर नहीं जाए। अच्छा, तो मतलब अगर आप बांध देंगे तो ब्लड भी तो रुक जाएगा उससे। तो एग्जैक्टली मैं भी आप बताऊं, तो आपने इतना टाइट उसको बांध दिया है कि ब्लड भी रुक गया। तो ब्लड तो बहुत जरूरी है, पॉइजन तो सेकंड चीज। अगर आपने किसी हाथ की ब्लड सप्लाई रुक दी तो वो तो पूरा हाथ ही खराब। कई तो हल्के से बांधे ताकि ब्लड की सप्लाई स्लो हो जाए और वो ब्लड के थ्रू जो पॉइजन जा सकता है वो भी स्लो हो जाए। तो अपना ये है कॉन्सेप्ट, उसको बहुत टाइट नहीं बांधना है। और दूसरा, उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, काटना नहीं, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आपने उसको जितना मैनिपुलेट कर दिया, उसको काट दिया, ब्लड लगा के चीरा लगा दिया या मतलब या कुछ डाल दिया, तो वो उस जगह की ब्लड सप्लाई और बढ़ जाएगी। ओके, ठीक है। ब्लड और बढ़ेगा तो फिर वो फ्लो और जल्दी जाएगा ऊपर ब्रेन तक। 2 काम तो ये हो गए। तीसरा काम, उस जो बाइटिंग जो लिम्ब है, जैसे हाथ में काटा, पैर में काटा, उसको स्टेबलाइज करना है। तो अच्छा। आप एक लकड़ी या पेपर से उसको स्टेबल करके, अच्छा, ग्रेविटी के नीचे नहीं रखना है, मतलब हाँ, आप थोड़ा सा ऊपर करके मतलब स्टेबलाइज करना है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे फ्रैक्चर में एक वो लगाते हैं, स्लैब बोलते हैं। तो एक आप पेपर से उसको लपेट के स्टेबल कर सकते हो, जिससे कि वो लिम्ब मूवमेंट ना आए। मूवमेंट करेगा तो ब्लड सप्लाई और बढ़ेगी। ठीक है। अपने को उसको स्टेबल करके एक तरह रखवा देना है। और तीसरा करना है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज जो भी हो, तो हमारे पास सारे एंटीवीनम हैं, जो भी कॉमन क्रेट, कोबरा और रसल वाइपर, जो 3 जो सबसे खतरनाक सांप होते हैं, तीनों के एंटीवीनम होते हैं। अगर पेशेंट को टाइमली एंटीवीनम लग जाता है तो कोई भी नहीं तरह कुछ भी नहीं होता। और ऐसे भी केस आए हुए हैं कि जो हमने काफ़ी अच्छे खासे पॉइजनस स्नेक ने काटा है और हमने एंटीवीनम लगाए हैं, तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। और ये पूरा अस्पताल तक आने के लिए हर जहर कितना वक्त देता है लगभग? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा सांप है। कभी कभी कुछ जैसे जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा तेज है, उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उन सांप का जो सांप ने काटता है वो ये नहीं देख रहा कि वो बच्चे को काट रहा है या बड़े को काट रहा है। अब बच्चा छोटा है, उसकी जो विड्थ है या उसका जो, उसके लिए उसका जहर और ज्यादा हो जाएगा, जो आप जो बड़ों के लिए वही कम है। उसको थोड़ा ना कि बच्चा है तो मैं थोड़ा कम जहर दूं, या बड़ा है तो मैं ज्यादा जहर दूं, उसके लिए बराबर है। तो बच्चों के लिए ज्यादा खतरा होता है, बड़ों के लिए तुलना में कम होता है, क्योंकि सेम क्वांटिटी का बाइट है ना। ओके, तो उनकी बॉडी ज्यादा बड़ी है तो उनको ज्यादा इफेक्ट। तो आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है, अस्पताल एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। और ये जो टाइम वेस्ट होता है आपकी कि यहाँ झड़ा दिया वहाँ झड़ा दिया, इसमें पेशेंट की कई बार डेथ हो जाती है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में हमारी लाइफस्टाइल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मोबाइल या हमारा कंप्यूटर। हमारी जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत बढ़ गया है, या जो सिटिंग टाइम है वो बहुत बढ़ गया है। इसके क्या दुष्परिणाम हमारी सेहत को भुगतने पड़ते हैं? देखिए, आजकल मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी भी है, हम लोग के लिए भी ज़रूरी है। एज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन मुझे मोबाइल अपने पास रखना भी पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसीज होती हैं, आईसीयूज होते हैं, कॉल आते हैं, अटेंड करना, कई बार पेशेंट के कॉल अटेंड करने हैं, तो देखिए ज़रूरी भी हो गया है। बट किसी चीज़ का ज़रूरी एक अलग चीज़ है, फिर उसका मिस यूज भी ज़रूरी होता है। आप कोई भी ऐप चला लो, आजकल एक एल्गोरिदम सेट हो जाता है। आप अगर इंस्टाग्राम में देख लीजिए, आप कोई भी एक रील देख लो, तो आपने एक रील को लाइक किया तो वही रील आपको बार बार शो होती है, वो तो एल्गोरिदम है। तो ये एक एडिक्शन बन चुका है। जैसे अगर आप बोलें कि एडिक्शन केवल मतलब मैं बोलूं अल्कोहल या स्मोकिंग भी नहीं है, आजकल इसको एक नया एडिक्शन माना जा रहा है, मोबाइल की लत। खासकर ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उनमें चिड़चिड़ापन आने लगता है, मोबाइल नहीं देते तो फेंकने लगते हैं, उसमें मेंटल आईक्यू लेवल कम हो रहा है। तो एक स्टडी भी आई हुई है, बच्चों पे मोबाइल होता है, मदर फादर उनके सामने यूज करते हैं तो बच्चा उसी चीज़ को फॉलो करता है। तो बच्चों के लिए काफ़ी ये सही। शरीर पर इसके क्या क्या दुष्परिणाम? अब देखिए क्या होता है कि अधिकतर ये की जो लत होती है, तो हम ये पूरी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती थी। जब हम लोग छोटे थे, जब आप भी होंगे, तो आप पहले फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आप बाहर खेलते थे, बाहर घूमते थे, मतलब आउटडोर गेम ज़्यादा हो जाते थे। अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई, सारा चीज़ वो मोबाइल पे शिफ्ट हो गया है। गेमिंग हो गया और लैपटॉप हो गया, वर्किंग हो गई, तो सब चीज़ें। और इससे लोगों में क्या हो रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, तो ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी से कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी,
और कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा डिप्रेशंस भी आने लगता है, मेंटल इशू भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से बढ़ रही हैं। तो आपको स्क्रीन टाइम जो है आँखों पे बहुत अच्छा खराब दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा हम लोग को सभी को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वैसी लत पड़ती जा रही है। मतलब ये तीसरी लत है, एक स्मोकिंग है, अल्कोहल है, देन कम्स टू मोबाइल। आपने एडिक्शन का नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि एक प्रश्न और होना चाहिए। शराब जो है बहुत बड़े एडिक्शन के रूप में देखा जाता है, और भारत में तो अब ये प्रचलन में है। और जिस तरीके से शराब के कारण लोग सफ़र कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 2 पैक शराब पीना तो डॉक्टर भी अलाउड करते हैं। क्या वाकई डॉक्टर कुछ अलाउड करते हैं शराब पीने? देखिए, एक लिमिट होती है। अगर आप बात कहें कि पहले तो कोई चीज़ को अगर आप एडिक्शन ना हो तो बेहतर है, बट कुछ पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा तो एडिक्शन है, ये है वो है। तो उनको एक हम बताते हैं परमिसिबल लिमिट होती है किसी चीज़ की। अच्छा। क्या होता है, लीवर जो मेटाबॉलिज्म होता है अल्कोहल का, वो लीवर के थ्रू ही होता है। अच्छा। तो आप किसी बॉडी के ऑर्गन को उतना ही काम दे सकते हो जितना वो पर डे कर पाए। अगर आप उसको ज़्यादा दोगे तो फिर वो करेगा नहीं, फेल हो जाएगा। सबके साथ यही बात होती है। हाँ। सेम चीज़ ऑर्गन्स पे भी है। ऐसे एक लीवर की एक कैपेसिटी है अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की है, वो है 60 ml। ओके। तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि भाई 60 ml या 30 ml के 2 पैक अगर ये परमिसिबल लिमिट है, तो ऐसा हम बताते हैं कि अब कई बार बोलते हैं लोग कि हम एक दिन ही पूरी लिमिट पूरी कर लें, तो ऐसा नहीं होता। वो पर डे में ऐसा 60 ml तक परमिसिबल लिमिट होती है, जिसको लीवर आपका डाइजेस्ट कर पाता है। तो बेटर तो ये है कि ना लें तो बेहतर है। अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है तो 2 परमिसिबल लिमिट होती है, उसको आप ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा फिर आप घातक स्टेज पर पहुंच ही जाएंगे। इससे ज़्यादा लेंगे, लेकिन होता यही है कि फिर इससे ज़्यादा चीज़ें फिर और बढ़ जाती हैं, लिमिट हो नहीं पाती है। तो बेटर टू अवॉइड, नहीं तो फिर तो ले सकते हैं अगर ऐसा होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमसे बात करने के लिए, और बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए, और बहुत सारी बातें सेहत से जुड़ी हमें बताने के लिए। इस पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर शरद मिश्रा से जो सवाल किए, उन सवालों के जवाब आपकी ज़िंदगी पर सीधे असर डालने वाले हैं, आपकी सेहत को दुरुस्त करने वाले हैं। इनको ध्यान से देखिए और समझिए। और अगर आप अब भी आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट करके बताइए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो भी हमें बताइए। किसी और बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं, या इस पूरे सेहत के कॉन्सेप्ट पर कुछ बात करना चाहते हैं, तो वो भी हमें लिखिएगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप सभी दर्शकों का भी नमस्कार।